वो कौन सा डिसीजन था लालू यादव का जिसने इनको देश भर की फॉरवर्ड कास्ट की आंखों का सबसे बड़ा कांटा बना दिया। कुशवाहा बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है, लेकिन इस जाति के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात क्या था और वो किसने किया? नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी संख्या 3% से भी कम है, तो इनका वोट बैंक कैसे बनता है जिसने इनको बिहार का लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बनाया? क्या बिहार के दलित नेताओं को पता भी है कि दलितों के मुद्दे क्या हैं या उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं उदयन किशोर और अभी जो सवाल हमने देखे उन सब की शुरुआत होती है मंडल कमीशन, क्योंकि आज का जो हमारा देश है, अच्छा या बुरा, वो उसी मंडल कमीशन का प्रोडक्ट, वो जो उसने बनाया, जैसे लालू, नीतीश, मायावती एटसेट्रा, और वो भी जो इसके रिएक्शन में बना, जैसे आज की बीजेपी या हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। आडवाणी जी ने रथ यात्रा क्यों निकाली? मंडल कमीशन से ही डाइवर्ट करने के लिए ना। उसी को तो मंडल वर्सेस कमंडल कहा जाता है। लेकिन इस यात्रा ने हिंदुओं का कुछ किया हो या ना किया हो, इसने भाजपा को जरूर 1984 के 2 सीट से उठा के 1996 में सिर्फ 12 साल में देश की सबसे बड़ी पार्टी बना दी और सरकार भी बनवा दिया। और यहीं से कांग्रेस का फॉल स्टार्ट हुआ, जो कि 2014 में 44 सीट्स पे आके रुका, क्योंकि ये समझ नहीं पाए कि मंडल कमीशन पे रिएक्ट कैसे करना है। और इस बीच बीजेपी बाजी मार गई और एज दे से इन इंग्लिश दैट कांग्रेस मिस्ड द बस। लेकिन मंडल कमीशन का जो बिहार चैप्टर लिखा गया वो पूरे देश से अलग था। आप चाहें तो इसको स्वर्णिम कह सकते हैं या काला कह सकते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये अलग क्या था और क्यों था? सो पहले आते हैं क्यों पे। क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर बने लालू यादव ने बिहार में आडवाणी जी का रथ रोक दिया, और इसने बनाया वो क्या, और क्या था वो क्या? वो ये था कि बिहार ने हिंदू मुस्लिम में बंटने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तब क्या हुआ? तब हुआ फॉरवर्ड बैकवर्ड। यहीं पे लालू फॉरवर्ड कास्ट की आंख का सबसे बड़ा कांटा बन गए, क्योंकि ये फॉरवर्ड कास्ट ही था जो सबसे ज्यादा सपोर्ट में था उस रथ यात्रा के। क्योंकि हिंदू मुसलमान होने से वो हिंदू का पार्ट हो जाता है, जिसकी संख्या 80% है, और लोगों का इस बात से ध्यान हट जाता है कि मात्र 15% पॉपुलेशन ने पावर का 80% हिस्सा ले रखा है। वैसे इतिहास याद रखेगा कि लालू ने पूरा नॉर्थ इंडिया हिंदू मुसलमान में जलने से रोक लिया। एनीवे, जब फॉरवर्ड बैकवर्ड हुआ तो लालू बैकवर्ड के सबसे बड़े नेता बन के उभरे, और बीजेपी फॉरवर्ड कास्ट की पार्टी, जो कि पहले कांग्रेस हुआ करती थी। खैर, यहाँ तक तो कहानी बहुत सिंपल है, गार्डन ऑफ रोजेस टाइप, यहाँ तक तो सबको पता है। लेकिन यहाँ आके ये स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो कि हमारी कहानी का मेन फोकस है। सो लेट्स डिस्कस बिहार का जातीय समीकरण। तो शुरुआत लालू यादव से करते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है बात करने के लिए, कथित जंगल राज, करप्शन, पिछड़ों को आत्मसम्मान देना एटसेट्रा, लेकिन अभी हम सिर्फ जातीय समीकरण पे बात करेंगे। सो लालू पिछड़ों के मसीहा तो बन गए, लेकिन उनके साथ एक लिमिटेशन थी, और वो थी उनकी जाति यादव, जिनकी पॉपुलेशन बिहार में 14% है राउंड फिगर में। लेकिन यादव के साथ एक दिक्कत ये है कि वो बाकी के पिछड़ों को साथ लेके नहीं चलता। वो उनको वैसे ही दबाता है जैसे वो फॉरवर्ड कास्ट पे आरोप लगाता है। वैसे यादवों को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फॉरवर्ड कास्ट के ऑपरेसिव रेजिम को रेजिस्ट किया, जिससे बाकी की पिछड़ी जातियों को, दलितों को इज्जत से रहने का, हक से बोलने का हक मिला। लेकिन दूसरी बात भी सही है, औरों को साथ नहीं लेके चलने की। एनीवे, क्योंकि लालू यादव थे तो नेचुरली वो यादवों के नेता बन गए, और जब वो यादवों के नेता बने तो बाकी की बैकवर्ड कास्ट उनसे अलग हो गई। हालांकि लालू ने उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, पूरे पिछड़े समाज को, कि वो फॉरवर्ड कास्ट को पलट के जवाब दे, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन जब बात सत्ता में हिस्सेदारी की आई तो वो मेनली यादवों के हिस्से गई। हालांकि बाकियों के जाने से लालू को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यादव के अलावा समाज का एक और हिस्सा लालू के हिस्से आया, मुस्लिम। क्यों? क्योंकि लालू ने जब आडवाणी का रथ रोका तो वो सीना तान के हिंदुत्व फोर्स के सामने खड़े हो गए। वैसे भी 1 साल पहले 1989 में हुए भागलपुर दंगों के बाद से मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था, और वो एक नया लीडरशिप खोज ही रहे थे, और एकदम इसी मौके पे आए लालू यादव। तो ऐसे बना राजद का MY समीकरण, जिसके बारे में आप हमेशा मीडिया वगैरह में सुनते हैं। तो ये था फर्स्ट ब्लॉक, जो कि लालू और RJD का वोट बैंक है। बाकी की कास्ट भी हैं, जैसे हमेशा होता है,
लेकिन ये मेन है जिसको वोट बैंक बोलते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ब्लॉक की, दैट इज फॉरवर्ड कास्ट ब्लॉक। आजादी के पहले से लेके 1990 के पहले तक ये जो ब्लॉक है, भूमिहार, राजपूत, कायस, ये सब कांग्रेस के वोटर थे। ब्राह्मण कांग्रेस और बीजेपी में बटा हुआ था और इस आधे ब्राह्मण के अलावा बीजेपी का तो सिर्फ बनिया था तब तक, और कुछ पिछड़ा वर्ग जैसे कुशवाहा। इस जाति को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ना सिर्फ ये बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है बल्कि अभी सबसे ज्यादा डिमांड में भी है, लेकिन उस पे अभी बाद में आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि इस कुशवाहा का जो बिहार में बीजेपी को खड़ा करने में योगदान है वो ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट बिहार में जो बीजेपी का गढ़ है चंपारण, वो तो है ही कुशवाहा बहुल। नहीं तो आपको क्या लगता है 2% ब्राह्मण और 2.5% से भी कम बनिया ने मिलके बीजेपी को 39 सीट दिला दिया था 1990 असेंबली इलेक्शंस में। 2% ब्राह्मण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधा ब्राह्मण तो कांग्रेस में ही था, लेकिन रथ यात्रा के बाद बीजेपी को अचानक कांग्रेस का खजाना मिल गया, पूरा ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ वाला। और जब खजाना मिला तो बीजेपी ने क्या किया, इसने सबसे पहला काम किया कि कुशवाहा को दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। उस जाति को जिसने पार्टी को बिहार में खड़ा किया था, जिसकी संख्या ब्राह्मण बनिया के बराबर अकेले थी। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि वो एक बैकवर्ड कास्ट थी। मजबूरी भी थी बीजेपी की, क्योंकि जब फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा था तो एक साइड तो लेना था, तो बीजेपी ने लिया। और ऐसा क्या था कि कुशवाहा को छोड़ना जरूरी हो गया? क्योंकि जब आप किसी को क्रेडिट देते हैं तो उसके लिए आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। यही कारण था कि लालू ने भी कुशवाहा को अपने साथ लेने खातिर कुछ खास मशक्कत नहीं की, क्योंकि फिर उसको सत्ता में हिस्सा देना पड़ता और उससे यादव नाराज हो सकते थे। यही वजह बीजेपी के साथ भी थी, कुशवाहा को हिस्सा देने में फॉरवर्ड ब्लॉक नाराज होने की। आज जब बीजेपी को तब की ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता है तो मीडिया वगैरह सब ये बताना भूल जाते हैं कि ये कुशवाहा की भी पार्टी थी। और उस कुशवाहा के साथ बीजेपी ने क्या किया? अरे 2024 के जनरल इलेक्शन में इनको एक टिकट नहीं दिया। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, डोंट बी फूल्ड बाई 15% फॉरवर्ड कास्ट क्लेम, नॉट एटलीस्ट इन बिहार, क्योंकि उस 15% में 3 मुस्लिम के कास्ट भी हैं जो कि लालू के वोटर हैं। अगर उनको माइनस कर दीजिए तो बीजेपी आती है 10% के आसपास। हो सकता है देश में भी हिंदू अपर कास्ट इतना ही हो, नॉट लाइक प्रिज्यूम्ड 15%। तो इस 10% की खातिर बीजेपी ने बाकी सब को छोड़ दिया, क्योंकि ये वो वर्ग था जो पावर में था, इन्फ्लुएंस और गाइड करने की स्थिति में था, नैरेटिव गढ़ने की सिचुएशन में था, मीडिया में था, एकेडमिक्स में था, सिविल सोसाइटी में था, ब्यूरोक्रेसी में था, हाई पोस्ट्स पे था, उन सब जगहों पे था जहां से सत्ता चलती। मारवाड़ी पैसे वाला था, इतना पैसे वाला कि कहा जाता है कि देश का पहला घोटाला बेतिया के एक जमीन व्यवसायी सीता रजगड़िया के चलते हुआ। हालांकि ये गूगल पे नहीं मिलेगा, हो सकता है अफवाह हो, जैसे देवानंद के ब्लैक कपड़े पहनने पे बैन वाली बात थी। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि सीता रजगड़िया की संपत्ति कितनी ज्यादा थी कि लोग कहानियां बन रही थी। और इसके अलावा जब रामदेव योग सिखाना स्टार्ट ही कर रहे थे तो इसी बेतिया से बिलोंग करने वाले एक दूसरे व्यवसायी ने उनको एक आइलैंड गिफ्ट कर दिया, पूरा आइलैंड, और ये मिलेगा आपको गूगल पे। एनीवे, दैनिक जागरण इंडियन एक्सप्रेस से 70 गुना ज्यादा बिकता है, लेकिन अभी आप एडवर्टीजमेंट देने इनमें जाएं तो एक्सप्रेस जागरण से 70 गुना ज्यादा चार्ज करेगा। एक्सप्रेस में लग्जरी प्रोडक्ट्स के एड्स छपते हैं, जागरण में लाला जी की दुकान का। रीडरशिप से ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि पढ़ता कौन है। वहीं था सपोर्ट बेस में, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर को मीडिया में किस तरीके से कवरेज दिया जा रहा है। इतना तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी को भी नहीं मिल रहा है। और इतना कवरेज मिलने के बावजूद जब इन्होंने चोरी चमारी बोला तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। किस तरीके से पॉजिटिव इमेज बनाई जा रही है भाई। वैसे हो सकता है इनको लगा ही नहीं हो कि इसमें कुछ गलत है और फिर कहते हैं कि SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है। वैसे भला हो सोशल मीडिया का कि इनको माफी मंगवा दी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी तो बीजेपी थी, ये मिस्टर किशोर कहां से आ गए? तो हम ये कभी अलग से डिस्कस करेंगे। वैसे हर कोई ऑप्शन तो रखता ही है ना, जैसे कांग्रेस के होते हुए भी बीजेपी को प्रमोट किया गया। दोनों का सपोर्ट बेस तो एक ही था ना। एनीवे, तो ये थे बिहार के 2 मेन कास्ट ब्लॉक, लेकिन इन दोनों के साथ कुछ लिमिटेशंस थे। जैसे लालू के लिए MY से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, बीजेपी ने भी खुद के लिए एक लिमिट क्रिएट कर ली, फॉरवर्ड कास्ट और बनिया की। हालांकि लालू का दायरा एज इन MY का दायरा काफी बड़ा था और लालू बैक टू बैक सरकार बनाते गए, वहीं बीजेपी कुछ खास नहीं बढ़ पाई।
लेकिन इन दोनों कास्ट ब्लॉक की लिमिटेशंस ने क्रिएट किया एक तीसरा ब्लॉक ओबीसी का ही, जो ना तो फॉरवर्ड के साथ जा सकते थे फॉर द ऑब्वियस रीजंस, और ना ही वो एमवाई के साथ जा सकते थे, क्योंकि यादवों ने कभी किसी और को लगाया नहीं अपने से। और ये नया ग्रुप था कुशवाहा लेड ओबीसी का, एंड दिस ग्रुप इज वेरी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी इफ यू मे से सो। इस ग्रुप में कुर्मी भी है, नीतीश कुमार का कास्ट, और बाकी की कुछ ओबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट और दलित भी है। इसके अलावा इनमें कई पिछड़े मुस्लिम कास्ट भी आ जाते हैं, पसमंदा मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम फॉरवर्ड कास्ट आरजेडी में चला गया तो इनको एक अलग पार्टी चाहिए थी और बीजेपी में जा नहीं सकते थे ऑब्वियसली, तो ये थर्ड ब्लॉक में आए। इनफैक्ट इसी पसमंदा वोट बैंक को बचाने के लिए नीतीश कुमार 2014 में बीजेपी से अलग हुए थे, क्योंकि मोदी की इमेज हार्डकोर हिंदू की थी, अनलाइक वाजपेयी जिनको सेकुलर प्रोजेक्ट किया जाता रहा। इस कास्ट ब्लॉक की एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भी जा सकती है और यादवों के साथ भी जा सकती है। इसकी या नीतीश कुमार की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि जा नहीं सकते कांग्रेस और बीजेपी। हालांकि यादव और कुशवाहा की राइवलरी है, लेकिन उतनी ही राइवलरी कुशवाहा और ब्राह्मणों में भी है, और राइवलरी है, दुश्मनी नहीं है। एक वक्त पे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, जो खुद नाई जाति से थे, उन्होंने यादव, कुशवाहा और कुर्मी की एक त्रिवेणी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर लालू के उदय के बाद यादव आगे निकल गया राजनीतिक तौर पे और ये त्रिवेणी एक कल्पना में सिमट के रह गई। एनीवे, यहाँ एक सवाल ये है कि इस तीसरे कास्ट ब्लॉक को कुशवाहा लेड क्यों कहा मैंने। सो लेट्स डिस्कस कुशवाहा अ बिट। कुशवाहा, ऑल्सो नोन एज कोयरी, मौर्य, यूपी में शाक्य, हरियाणा में सैनी या राजस्थान में कछवाहा, ये सब एक ही कास्ट के नाम है और इनका पैन इंडिया नंबर सिग्निफिकेंट है। लेकिन अभी हम सिर्फ बिहार की बात करेंगे। यहाँ ये दूसरी सबसे बड़ी कास्ट है नंबर वाइज, लेकिन ये नंबर यादवों के आधे से भी कम है। जहाँ यादव 14.26% है तो कुशवाहा सिर्फ 4.21% है। लेकिन कुशवाहा की खासियत नंबर में नहीं है, वो है इसकी सोशल स्टैंडिंग में। गूगल पे या पूछने पे भी मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट पता नहीं चला जिसमें कुशवाहा ने बाकी की जातियों, स्पेशली एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट पे या दलितों पे कोई जुल्म किया हो यादवों की तरह। बाकी राजपूत, भूमिहार का तो सबको पता है। इनफैक्ट कुशवाहा को बाकी लोगों को साथ लेके चलने के लिए जाना जाता है, लेकिन हो सकता है ये इसलिए है कि इनको मौका ही नहीं मिला। क्या पता अगर मिलता तो ये क्या होते। यादवों की तो संख्या इतनी ज्यादा है और वो बहुत पहले से पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 में लिखी अपनी कालजयी नॉवेल मैला आंचल में काफी डिटेल में यादव और राजपूत का टसल दिखाया है। तो क्या पता अगर कुशवाहा यादवों वाली पोजीशन में होते तो क्या होता, क्योंकि छुआछूत वगैरह तो ये भी मानते ही हैं। आई मीन दोनों। हालांकि शांत रहने का ये मतलब कतई नहीं है कि ये कास्ट डोसाइल है। इस जाति की एक पहचान बढ़ते यादव डोमिनेंस को ओपनली रेजिस्ट करने वाली और भूमिहारों और राजपूतों से भी लोहा लेने वाली रही है। ये एक और कारण है कि इनको नापसंद करने वाली बाकी छोटी जातियां कुशवाहा के साथ आ जाती हैं। ये सोशली भी काफी एक्टिव रहे हैं। फ्रीडम मूवमेंट में इनका रोल था। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद कथित तौर पे इसी जाति से थे। ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में आगे थे। हिंदुइज्म को फॉलो करते हुए भी काफी हद तक ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहे थे। एक बड़ा हिस्सा आर्य समाज फॉलो करता है और एक वक्त पे इन्होंने खुद के पुजारी भी बनाने स्टार्ट किए थे। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा कारण था कुशवाहा वर्ग का कांग्रेस से अलग होने का, क्योंकि उसकी पहचान एक ब्राह्मण पार्टी के रूप में थी। तो इन्होंने बीजेपी चुना, हिंदुओं की पार्टी को। बहुत कट्टर वाले हिंदू हैं ये लोग, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। किसी को इन्हें बताना चाहिए था कि हिंदुइज्म को हिस्ट्री में ब्राह्मणवाद ही कहा जाता है। लेकिन वैसे कुशवाहा वाली गलती तो राजपूतों ने भी की थी। आपने गुलाल मूवी में के मेनन का लेजेंडरी मोनोलॉग सुना होगा, जिसमें वो राजपूताना की जरूरत बताते हैं और इसमें वो ये भी बताते हैं कि राजपूतों को कैसे कांग्रेस ने धोखा दिया। हालांकि ये कांग्रेस ने नहीं किया था, वो क्रेडिट तो ब्राह्मणों को जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले राजपूत और ब्राह्मण में ये एग्रीमेंट था कि राजपूत राज करेगा और ब्राह्मण उसमें उनकी सहायता करेंगे और उसके रिटर्न में राजपूत ब्राह्मणों को सारी सुविधाएं देंगे। इसीलिए राजपूत परिवारों में ब्राह्मणों का इतना रिस्पेक्ट होता है आज भी, क्योंकि वो कल्चर का पार्ट बन गया। लेकिन जब अंग्रेज गए तो ब्राह्मण रूलिंग पोजीशन में आ गए और राजपूत साइडलाइन हो गया। आई मीन आज राजा वाली पावर तो पीएम के पास ही है ना, और आप उठा के
देख लीजिए ब्राह्मण जाति के कितने पीएम हुए और राजपूत से कितने, और ये भी देख लेना कि जो हुए उनका भी टेन्योर कितने दिनों का रहा। एनीवे, वापस आते हैं कुशवाहा पे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस जाति को इतना क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि अभी कुछ समय से ये सबसे ज्यादा डिमांड में है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब बीजेपी कर सकती है क्योंकि मंडल कमीशन का फॉरवर्ड ब्लॉक में खौफ खत्म हो गया है और चीजें काफी हद तक सेटल हो गई हैं। बाकी की पार्टियों की बात करें तो जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट उमेश कुशवाहा हैं। हालांकि वो तो पार्टी ही है कुशवाहों की। वहीं आरजेडी ने अभय कुशवाहा को पार्लियामेंट पार्टी का लीडर बनाया था कुछ समय पहले। वैसे भी अब इलेक्शन रैली में तेजस्वी कुशवाहों की खूब बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है वाई कुशवाहा इज सो मच इन डिमांड, बिकॉज नीतीश कुमार का वक्त अब खत्म हो गया है और थर्ड ब्लॉक का कोई लीडर नहीं बचा। और इस थर्ड ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कुशवाहा, मोस्टली बिकॉज ये अपने साथ कई और सारी छोटी जातियों को लेके आ जाता है और अब हर कोई इसको अपने में समेटना चाहता है। बिहार की 40 में से 15 लोकसभा सीटों पे कुशवाहा की निर्णायक भूमिका रहती है। इन सीटों पे इनकी संख्या 1.5 से 3 लाख के बीच में है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने काफी कोशिश की थी उनका लीडर बनने की, लेकिन वो बन नहीं पाए क्योंकि वो लीडर नीतीश कुमार ही बने रहे। वैसे ये बहुत ही यूनिक अचीवमेंट था नीतीश कुमार का, जो खुद कुर्मी जाति से आते हैं, कि वो खुद को कुर्मी और कुशवाहा दोनों का लीडर प्रोजेक्ट करने में सफल रहे, सिर्फ इस बेसिस पे कि दोनों जातियों का ओरिजिन मिथ सेम है। दोनों खुद को राम का वंश बताते हैं। कुर्मी लौ की संतान कहता है खुद को, तो कुशवाहा कुश की। लेकिन इन रियलिटी दोनों का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है समाज में। लेकिन नीतीश कुमार जो 1994 तक एक बड़ा चेहरा बन चुके थे प्रदेश में, उन्होंने जब खुद को लौ कुश का लीडर प्रोजेक्ट किया तो उन्होंने कुर्मी से ज्यादा कुशवाहा को तवज्जो दी, क्योंकि एक तो इनकी संख्या ज्यादा थी और ये सोशली भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। नीतीश बिहार में कुशवाहा जाति के बहुत से बड़े नेताओं को ये कन्विंस करने में सफल रहे कि वो उनको अपना नेता माने, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो जो कि तब उपेंद्र सिंह थे और नीतीश ने उनको सजेस्ट किया कि कुशवाहा लगाओ सरनेम में, या फिर वेस्ट चंपारण के वैद्यनाथ कुशवाहा हो जो अभी अभी कुख्यात डकैत भागड़ यादव के खिलाफ मोर्चा खोल के पूरे प्रदेश में चर्चा में आ गए, या फिर वीपी सिंह सरकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर रहे उपेंद्र नाथ वर्मा के सुपुत्र बागी कुमार वर्मा हो, या फिर अवधेश कुशवाहा। ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इन सब कुशवाहों ने एक कुर्मी को अपना नेता माना। ये अपने आप में कमेंडेबल था नीतीश के पार्ट पे। CSDS की एक सर्वे है, उसके अनुसार 2019 लोकसभा इलेक्शन में बिहार में 79% कुशवाहा कुर्मी वोटर्स ने एनडीए को वोट दिया, जबकि महागठबंधन को इनका सिर्फ 10% वोट गया। लेकिन एनडीए के लिए इनका सपोर्ट 2024 लोकसभा में 12% घट के 67% रह गया। वहीं महागठबंधन को 9% ज्यादा वोट मिले इन दोनों जातियों से। ये नीतीश की घटती लोकप्रियता और जनाधार बताता है। तो ये थे बिहार के 3 कास्ट ब्लॉक या वोट ब्लॉक। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यही इन पार्टियों का वोट है या फिर यही कास्ट है, लेकिन बाकी की सब फ्लोटिंग वोटर्स हैं, वोट बैंक नहीं। जैसे अगर सामने आरजेडी हो तो उनको नापसंद करने वाले लोग बीजेपी को वोट कर देते हैं, या फिर इसके उल्टा। और काफी सारे लोग मुद्दों को देख के वोट करते हैं या कैंडिडेट या पार्टी के चांस। 2015 असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंट 16.5% से बढ़ के 24% से ज्यादा हो गया, लेकिन सीट घट के 91 से 53 हो गई। और आरजेडी का वोट परसेंट घटने के बावजूद सीट बढ़ गई थी, क्योंकि ये जेडीयू के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी थी। और ऐसा भी नहीं है कि यादव 100% आरजेडी को वोट करते हैं या फॉरवर्ड कास्ट बीजेपी को। इन्हीं फ्लोटिंग वोटर्स के लिए कैंपेन होता है। एनीवे, अब आते हैं दलित वोटर्स पे। दलितों का एज सच कोई कास्ट ब्लॉक या पार्टी नहीं है, इंडिविजुअल लीडर्स हैं जो अपने इलाके में इन्फ्लुएंशियल हैं, जैसे रामविलास पासवान थे और अब चिराग पासवान है, या फिर जीतन राम मांझी हैं। ये किसी के साथ अलायंस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारी सीट्स निकाल लेते हैं, जैसे अभी चिराग ने किया। लेकिन इनकी पार्टी का ऐसा कोई पैन बिहार कैडर नहीं है। जब रामविलास पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई तो अक्रॉस कास्ट ब्लॉक्स टिकट बांटे, जिसमें बहुत सारे बाहुबली भी थे, जैसे मुन्ना शुक्ला, रमा सिंह, शंकर सिंह या सूरजभान सिंह। और फिर दलितों का एक बड़ा हिस्सा CPI-ML को भी वोट करता है और कुछ जेडीयू को भी, कांग्रेस को भी और बाकियों को भी। मुकेश सहनी को साथ लेने से आरजेडी को या बीजेपी को
वोट परसेंट से ज्यादा ये फायदा होता है कि लोगों में एक मैसेज जाता है कि वो निषाद जाति से फ्रेंडली हैं। बाकी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट भी ऐसे ही बटी। हालांकि ये बहुत दुख की बात है कि दलितों का कोई पैन बिहार पार्टी नहीं है उनके मुद्दों पे फोकस करने वाला। उनके जो सो कॉल्ड दलित लीडर हैं वो खुद को कट्टर हिंदू साबित करने में लगे हैं, हनुमान साबित करने में लगे हैं। इनको कोई बताओ भाई कि कट्टर हिंदू राष्ट्र में एक दलित की क्या स्थिति होगी। मनुस्मृति की एक कॉपी भिजवाओ कोई इनको। अगर सही मायने में देखा जाए तो बिहार में दलितों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ किया है तो वो लालू ही थे। चिराग वगैरह को उनसे सीखना चाहिए कि समाज को कैसे आगे बढ़ाते हैं। एनीवे, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इनका कोई ऐसा वोट बैंक नहीं रह गया जिसको काउंट किया जाए। ये भी क्रॉस कास्ट ब्लॉक वोट हासिल करते हैं जिनमें कुछ अपर कास्ट भी हैं जो बीजेपी के एग्रेसिव हिंदुत्व से खुश नहीं है। राहुल गांधी के बदले परसेप्शन से क्या फायदा होगा ये देखने वाला होगा। कन्हैया से कुछ होने से रहा, ये बस बिहार के शशि थरूर हैं। बहुत शानदार बोलते हैं, एलीट क्लास में, सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हैं, मीडिया के चहेते हैं, लेकिन जनता के बीच कोई पकड़ है नहीं। थरूर तो कम से कम अपनी सीट रिकॉर्ड मार्जिन से जीत लेते हैं, कन्हैया तो वो भी नहीं कर पाते हैं। और जिस मंडल कमीशन की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे उसने, या यूं कहें कि रथ यात्रा ने देश के साथ साथ बिहार को इस कदर बदला कि कांग्रेस, जिसके विरोध में ही लालू का राजनीति में बर्थ हुआ, वो आने वाले वक्त में आके उसी लालू से मिल गई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स रोकने के नाम पे। एनीवे, तो कुल मिला के ये था बिहार का जातीय समीकरण। और ये जानना जरूरी इसलिए था क्योंकि बिहार और जाति हमेशा साथ ही डिस्कस की जाती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स। और इसमें इतना अजीब जैसा कुछ नहीं है जाति पे बात करने में या जाति आधारित पार्टियां बनाने में, जब समाज जाति के बेसिस पे ही बटा है तो। और वैसे भी हर जगह समाज के हिसाब से ही पॉलिटिक्स होती है ना, सरकार बनती है, डिसीजंस होते हैं और पॉलिसी बनती है। अमेरिका में मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बनता या अरब में क्रिश्चियन। हमारे यहाँ भी तो सारे प्राइम मिनिस्टर हिंदू ही रहे हैं ना। और मनमोहन जी तो एक्सीडेंटल ही थे, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वोट तो गांधी परिवार के नाम पे ही मिला ना, और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है और इससे समाज को फायदा तो होता ही है। जैसे लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के होने से पूरे देश में यादव तो आगे बढ़े ही है ना, या फिर बाबा साहब के होने से या मान्यवर काशीराम के होने से दलित समाज बढ़ा ही। तो फिर बिहार में कास्ट पे बात करना या वोट करना कहाँ से गलत हो गया। और बाकी जगहों पे भी तो इसी तरीके से वोट पड़ता है ना, चाहे नॉर्थ हो या साउथ। हरियाणा में जाट, राजस्थान में राजपूत, गुजरात में पटीदार, जाति नहीं तो और क्या है। और साउथ में इसी को बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से कम्युनिटी कहते हैं, नायर कम्युनिटी, रेड्डी कम्युनिटी। इनफैक्ट पूरा भारत ही कास्ट से चलता है। इलेक्शन में टिकट बंटते हैं, सरकार बनती है और पॉलिसी बनती है। और फिर 1990 से तो पूरा देश हिंदू मुसलमान कर ही रहा है, चाहे टीवी स्टूडियो हो, न्यूज़पेपर हो या पान की दुकान। तो अगर आपको ये लगता है कि बिहार में कास्ट पे वोट पड़ता है या बिहार में जातिवाद बहुत है, तो दोस्त पूरे भारत में ही कास्ट पे वोट पड़ता है और जातिवाद नहीं है, कास्ट कॉन्शियसनेस है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसका फर्क हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। एनीवे, अब जब नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान पे है तो उनके बाद बिहार में जो नया समीकरण बनेगा वो देखने वाला होगा। उनके वोट बैंक के आरजेडी में जाने के चांस कम है क्योंकि यादव और कुशवाहा हमेशा राइवल रहे हैं एक दूसरे के। हालांकि तेजस्वी मेहनत पूरी कर रहे हैं और बीजेपी अगर क्लेम करती है इनको लव कुश समीकरण को, जैसा कि ऑलरेडी दिख रहा है, तो उसको ओपनली बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना आदि। और ये उनके कोर वोटर्स को पसंद नहीं आएगा। पहले तो सारा दोष नीतीश पे डाल दिया जाता था, लेकिन जब आपका ही होगा तो फिर क्रेडिट या ब्लेम तो आपको ही लेना होगा ना। ये वही 1990 वाली सिचुएशन है बीजेपी के लिए, और यही वो स्पेस क्रिएट कर रहा है प्रशांत किशोर के होने का। पता नहीं वो सवर्णों के अरमानों पे कितने खरे उतरेंगे, लेकिन अभी तो उनको पूरी शक्ति से नेता बनाया ही जा रहा है। हालांकि मेरा पर्सनल व्यू है कि थर्ड फ्रंट होना चाहिए पावर बैलेंस के लिए, और हर समाज का अपना लीडर होना चाहिए, नहीं तो आपको बरगलाया जा सकता है दूसरों को खुश करने के लिए, और कभी भी आपको मक्खी की तरह निकाल के फेंका जा सकता है जैसे ही जोरों खत्म हो जाए। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि चाहे आपके अपने जाति के नेता की पार्टी हो या फिर आप किसी
और समाज के लीडर पे भरोसा कर रहे हो, जैसा पूरे भारतीय महाद्वीप ने गांधी ने किया। आपको इतना चौकन्ना जरूर रहना होगा कि वो नेता आपके भले के लिए, तरक्की के लिए काम कर रहा हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा के लिए काम कर रहा हो, सड़क दे रहा हो, बिजली पानी दे रहा हो, रोजगार का अवसर दे रहा हो। नहीं तो सिर्फ इस बात पे सेटिस्फाइड हो गए कि आपकी जाति का नेता है या आपका धर्म बचा रहा है, तो बस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएगा। कभी धर्म के नाम पे तो कभी संविधान बचाने के नाम पे मुद्दों की राजनीति कीजिए। हवाई नारों पे मत जाइए। देश नहीं झुकने देंगे, संविधान बचाएंगे। हमारा देश या संविधान इतना कमजोर नहीं है कि ऐसे ही खत्म हो जाए, लेकिन आप और हम जरूर खत्म हो जाएंगे ऐसे ही झंडा उठाते हुए। बाकी तो जो है सो है ही। कुछ छूट गया हो या आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप आई अर्न दैट प्रिविलेज। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स पे डिस्कस करना है। थैंक यू।